20 विप्लव गायन। प्रश्नोत्तर अभ्यास। कविता से कण कण में है व्याप्त वही स्वर कालकूट फणकी चिंतामणि। वही स्वर वही ध्वनि एवं वही तान आदि काव्यांश किसके लिए किस भाव के लिए प्रयुक्त हैं। तो पहला है इसका, वही स्वर वही ध्वनि वही तान नव निर्माण हेतु जनता को जागृत करने के लिए चिंतन के लिए जागृत करने के लिए चिंतन करने के लिए प्रयुक्त हुई है। इसके लिए हुई है, चिंतन करने के लिए जागृत करने के लिए प्रयुक्त हुई है। ये क्रांति की उस भावना के लिए प्रयोग की गई है जो हर ओर व्याप्त है। क्या कह रहे हैं, क्रांति की उस भावना के लिए प्रयोग किए गए हैं जो हर ओर व्याप्त हैं। जो क्या है, हर ओर व्याप्त हैं। फिर दूसरा कह रहे हैं, वही स्वर वही ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरी अंतरतर से पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है। अब इसमें कहते हैं कि हाँ, वही स्वर वही ध्वनि एवं वही तान में जो भाव है उसका रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरी अंतरतर से संबंध बनता है। कवि के हृदय में वर्तमान व्यवस्था के प्रति जो क्रोध है, अभी क्या है, कवि के वो जो वर्तमान व्यवस्था है उसके प्रति जो क्रोध है वही क्रांति गीत के रूप में निकल रहा है। वही क्रांति गीत के रूप में क्या हो रहा है, वह निकल रहा है। यही क्रांति गीत फिर कण कण में व्याप्त होकर प्रतिध्वनित होने लगता है। और यही क्रांति गीत क्या होता है, फिर कण कण में व्याप्त होकर प्रतिध्वनित होने लगता है। अब जब हम किसी के प्रति हमारा क्या होता है कि निराशा होती है किसी के प्रति, और वो हमारे भाव हमारे उस अंदर से क्या होने निकलने लग जाते हैं वह गीत के रूप में उसके माध्यम से, और फिर वो क्या हो जाते हैं, और वही फिर वो जो गान होता है हम उसको गान की रचना करते हैं या कविता की रचना करते हैं, गायन की या कविता की, तो वह सब जगह क्या होता है, व्याप्त होने लग जाता है। सब जगह क्या होने लग जाता है, वह हर जगह वह व्याप्त होकर प्रतिध्वनित होने लगता है और सब जगह से वह आवाज़ सुनाई देने लगती है। उस क्रोध की, क्रांति के गीत की, वही क्रांति गीत के रूप में निकल रहा होता है। वह क्रांति के रूप में क्या होता है, जो क्रोध वाला होता है, क्रोध वाला जो प्रतिध्वनि होती है, क्या होती है, वह वही क्रांति गीत के रूप में निकल रहा है। और यही क्या कहलाता है, क्रांति गीत फिर कण कण में व्याप्त होकर प्रतिध्वनित होने लगता है। फिर दूसरे में कह रहे हैं, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी वीणा में दोनों मेरी ऐंठी हैं। इसमें कवि कह रहे हैं, कवि वीणा के क्रांति के स्वर निकालने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं, सावधान मेरी वीणा दोनों ऐंठी हैं। कवि वीणा से क्रांति के स्वर निकालने का प्रयास करते हैं तो वीणा से चिंगारियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। क्या करते हैं, वह स्वर निकालने लगते हैं तो और क्या करना है, वीणा से चिंगारियाँ निकलती हैं स्वर के बजाय, मिजरावें टूट जाती हैं। मैंने आपको बताया था। तो मिजरावें क्या होता है, मिजरावें उसे कहते हैं लोहे का छल्ला जिसे सितार बजाते समय तर्जनी में पहना जाता है, वह मिजरावें कहलाता है। टूट जाती हैं और कवि की उंगलियां ऐंठ जाती हैं। कवि की उंगलियां क्या हो जाती हैं, बजाते ऐंठ जाती हैं। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि क्रांति की शुरुआत करने वाले हर व्यक्ति या समाज को दमन के कठोर प्रयासों का सामना भी करना पड़ता है। अब जो क्या करता है व्यक्ति, क्रांति की शुरुआत करता है, उसको दमन का भी क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। लोग विरोध भी करने लग जाते हैं, उसको पकड़ने लग जाते हैं और लोग उसका विरोध करने लग जाते हैं और बहुत उसको क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है जिससे प्राणों की बाजी तक भी लगानी पड़ती है। और सही कह रहे हैं कि कभी क्या होता है कि कभी कभी प्राणों की भी बाजी लगानी पड़ती है क्रांति के लिए, क्योंकि लोग विरोध भी करते हैं। कभी कभी तो प्राणों की बाजी भी लगानी पड़ती है। कोई आदमी मार न जाए, कोई कुछ कर न दे, इसलिए उसको क्या होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। प्राण तक भी गंवा देते हैं। हमारे भारत को आज़ाद
करने के लिए लोगों ने कितने बलिदान दिए, कितने लोगों ने जो है अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि यह भी क्या थी, क्रांति थी एक, हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों ने कितनी कुर्बानी दी। तो ये भी क्या थी, एक क्रांति है वो भी। तो क्रांति के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत कठोर प्रयास करना पड़ता है, जिसमें जिसमें प्राणों की भी बाजी लगानी पड़ पड़ सकती है, पड़ती है। अब कविता से आगे, स्वाधीनता संग्राम के दिनों में अनेक कवियों ने स्वाधीनता को मुखर करने वाले ओजपूर्ण कविताएं लिखीं। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ऐसी कविताओं की 4 पंक्तियां इकट्ठा कीजिए जिससे स्वाधीनता के भाव ओज से मुखर हुए हैं। अब ऐसे लिख सकते हैं हम। तो इसका एक माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है, द्वार बलि का खोल चरम भूडोल कर दे। द्वार बलि का खोल, पहले लाइन में लिखेंगे, द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दे, चल भूडोल कर दे। एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे। मसल कर अपने इरादों की, मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, 2 हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे। 2 हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। फिर दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, दूसरे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, इनने भी लिखी हैं। इस नींद में ही तो यवन आकर यहाँ आहत हुए। इस नींद में ही तो यवन आकर यहाँ आहत हुए। जागे न हो स्वातंत्र्य खोकर अंत में तुम धृत हुए। इस नींद में ही सब तुम्हारे पूर्ण गौरवहत हुए। अब और कब तक इस तरह सोते रहोगे मृत हुए। अब और कब तक इस तरह सोते रहोगे मृत हुए। ये किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने। और फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके द्वारा एक लिखी कविता है, योग्य जन जीता है, योग्य जन जीता है पश्चिम की उक्ति नहीं। योग्य जन जीता है पश्चिम की उक्ति नहीं। गीता है, गीता है स्मरण करो बार बार। गीता है, गीता है स्मरण करो बार बार। जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके द्वारा यह लिखित है। तो ये कविता। अब इसके बाद आ जाते हैं अनुमान और कल्पना। कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया होगा। अब बताते हैं। कविता का मूल भाव है गलत रीति रिवाजों, रूढ़िवादी विचारों व परस्पर भेदभाव त्याग कर नव निर्माण के लिए जनता को प्रेरित करना। कविता का भाव क्या है, कविता का मूल भाव है कि गलत रीति रिवाजों, रूढ़िवादी विचारों व परस्पर भेदभाव त्याग कर नव निर्माण के लिए जनता को प्रेरित करना। इसलिए इस कविता का शीर्षक विप्लव गायन रखा गया है, जिसका अर्थ है क्रांति के लिए आवाहन करना। जिसका अर्थ क्या है, क्रांति के लिए। विप्लव का अर्थ क्या है, जिसके लिए क्रांति का आवाहन करना। क्रांति के लिए आवाहन करना, क्रांति के लिए आवाहन करना, जिस विप्लव गायन का अर्थ है। भाषा की बात। कविता में दो शब्दों के मध्य इसका प्रयोग किया गया है, जैसे जिसमें उथल पुथल मच जाए, एक कण कण में है जो व्याप्त वही स्वर। इन पंक्तियों को पढ़े और मान लगाए कि कवि ऐसा क्यों करते हैं। अब क्यों करते हैं, अब इसमें इसलिए करते हैं कि काव्य को प्रभावशाली बनाने व शब्दों को प्रभाव लाने हेतु योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका क्या किया जाता है, ये योजक चिन्ह है जो बीच में दिए गए हैं। क्या कहा जाता है इसको, काव्य को प्रभावशाली बनाने व शब्दों में प्रभाव लाने हेतु योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह कहा जाता है इसे, जो बीच में लगाया है इन्होंने। कण कण, उथल पुथल, इनके बीच में जो लगाया वो क्या कहता है, योजक चिन्ह कहलाता है। अब फिर कविता में
आदि विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए आगे बढ़ते अथवा किसी खास भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कविता पढ़ने में इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए काव्य पाठ कीजिए। गद्य में आमतौर पर शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे देश राज जाता है। अब कविता की निम्न पंक्तियों को देखिए। कण कण में है व्याप्त वही तान गाती रहती है। अब गाती रहती है, इन पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया है। कविता में अगर आपको ऐसे अन्य प्रयोग मिले हैं तो उन्हें छांट कर लिखिए। ऐसे जैसे कण कण में इस प्रकार से और अन्य दिखते हैं तो आप इनमें छांट करके लिखने होते हैं, लिख सकते हैं। अब फिर निम्न पंक्तियों को ध्यान से देखिए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्तियों के अंत में आए जाए जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे तुकबंदी या अंत्यानुप्रास कहते हैं। कविता के तुकबंदी के लिए शब्दों को छांट कर लिखिए। छांटे गए शब्दों में अपनी कविता बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें अपनी कविता बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं हम। तो इसमें लिख दें, इधर उधर बैठी ऐठी, रुद्ध युद्ध फणी मणि। इस प्रकार के शब्द लिखे गए हैं। अब इन शब्दों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कविता लिख सकते हैं। जैसे इधर उधर बैठी ऐठी, रुद्ध युद्ध फणी मणि। इस प्रकार से ये इसका अभ्यास हुआ। पार्ट 20 विप्लव गायन का।